Assalamu alaikum. Dear students and viewers, welcome back to EduHub. Shahzad Tabassum is here. Dear students and viewers, please subscribe my YouTube channel to get many more videos. Today we are going to start the third lesson, Dark River and Golden Night by Ray Bradbury. Now let's go to the text of the lesson. The rocket metal cools in the meadow winds. Meadow कहते हैं pasture को या grassland को, कि चरागा में चलने वाली हवाओं की वजह से रॉकेट ठंडा पड़ गया या सर्द पड़ गया. Its lid gave a bulging pop. lid से मेरा ढकना, यहाँ पे आप दरवाज़ा कह लें, और बल्जिंग पॉप कहते हैं रेगुलर शॉर्ट शार्प एक्सप्लोसिव साउंड को, कि इसका दरवाज़ा खटाक की आवाज़ से खुला. फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, और इसके अंदर से, क्लॉक इंटीरियर से मेरा वही डायल्स वगैरह जो लगे होते हैं रॉकेट को ऑपरेट करने के लिए. स्टेप्ड अ मैन, अ वुमन एंड 3 चिल्ड्रन, और इसके अंदर से एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे बाहर आए. द अदर पैसेंजर्स, पैसेंजर्स कहते हैं ट्रैवलर्स को, मुसाफिर. व्रल्ड अवे, व्रल अवे कहते हैं टू मूव और ट्रेवल रैपिडली, कि तेज़ी से जाना या घूमना कह लें. अक्रॉस द मार्शियन मेडो, मार्शियन ऑफ मार्स जिसका ताल्लुक मरीख से हो. Leaving the man alone among his family, कि रॉकेट से उतरने वाले बाकी मुसाफिर मरीखी चरागाह को अबूर कर गए और वो शख्स अपने अहले खाना समेत तन्हा रह गया. तो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था ना कि हैरी बेटरिंग जो है वो बाकी अमेरिकन्स के साथ मरीख पे पहुंचता है. अब वो मरीख पे पहुंच चुका है और वहाँ पे वो अकेला खड़ा है कि बाकी लोग तो चले गए हैं, मगर वो मरीख पे पहुँच के परेशान हो गया. द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, फ्लटर कहते हैं टू मूव लाइटली एंड क्विकली, या टू वेवर कह लें, कि उसके बाल फड़फड़ा रहे थे. एंड द टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी, टिश्यूज़ कहते हैं आर्गन्स कह लें, वैसे लफ्ज़ी मतलब है कलेक्शन ऑफ सेल्स, के खलियात के मजमूए को टिश्यू कहा जाता है या बाफ्ट कहा जाता है. ड्रा टाइट, ड्रा टाइट कहते हैं स्ट्रेच और पुल्ड, या फिर आप ये कह लें लुकिंग एट साउंडिंग एंक्शस, अपसेट और एंग्री, कि आप परेशान हो जाते हैं, कि उसके अज़लात अकड़ गए या वो परेशान हो गया. As if we were standing at the center of a vacuum. Vacuum कहते हैं खला को, कि a space that is completely empty of all substances, कि बिल्कुल खाली, वाइट कह लें या वैक्यूम कह लें. कि उसके बाल फड़फड़ा रहे थे, वो परेशान हो गया था या उसके जिस्म के अज़लात अकड़ गए थे और उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो खला के मरकज़ में खड़ा हो. मतलब मरीख पे पहुंचते ही हैरी परेशान हो गया था, उसे ऐसे लगता था कि वो मिट जाएगा या उसका तशख़्ख़ुस जो है वो ख़त्म हो जाएगा. His wife before him seemed almost to whirl away in smoke. से ऐसे मालूम होता था कि उसकी बीवी धुएं में तहलील हो चुकी थी. द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, के बच्चे जो नन्हे बीजों की मानिद होते हैं. माइट एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट कहते हैं मोमेंट को. बी सोन टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स, सो कहते हैं बोने को, कल्टीवेट करने को. और क्लाइम्स क्या है, अ कंट्री विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लाइमेट, और इसे मोस्टली प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं. कि बच्चे जो नन्हे बीजों की मानिद थे, उन्हें किसी भी लम्हे मरीख की आबो हवा में बोया जा सकता था. तो असल में मुसन्निफ़ ये कहना चाहता है कि बच्चे बड़ों की निस्बत ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल होते हैं या उनके अंदर ज़्यादा एडॉप्टेबिलिटी होती है,
کہ وہ خود کو نئے ماحول کے مطابق آسانی سے ڈھال سکتے ہیں، جبکہ بڑے جو ہیں وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے خود کو بدلنا جو ہے وہ مشکل ہے. Now let's go to the next slide. The children looked up at him. بچوں نے باپ کی جانب یعنی ہیری بٹرنگ کی جانب دیکھا. As people look to the sun to tell what time of their life it is. جیسے لوگ سورج کی طرف دیکھ کے وقت معلوم کرتے ہیں. کہ ظاہر ہے وہ فیملی کا سربراہ تھا، اس لیے بچے جو ہیں وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب کیا کرنا ہے. مگر اس کی اپنی حالت جو ہے وہ نہایت پتلی تھی اور وہ پریشان تھا کہ اس کا کیا بنے گا. His face was cold. اس کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا، مطلب وہ انتہائی خوف زدہ تھا. What's wrong? asked his wife. بیوی پوچھنے لگی کہ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں اتنے پریشان ہو. Let's get back on the rocket. ہیری نے ترنت جواب دیا کہ آؤ راکٹ کی طرف واپس چلتے ہیں. Go back to the earth. بیوی نے حیران ہو کے پوچھا کیا زمین کی طرف واپس جانا چاہتے ہو. Yes, listen. ہیری نے جواب دیا کہ ہاں ذرا سنو تو. The wind blew as if to flake away their identities. Flake away کہتے ہیں to destroy, تباہ کر دینا، یا to peel off کہہ لیں، یا to split کہہ لیں. کہ اسے لگتا تھا کہ اس کی شناخت پارا پارا ہو جائے گی یا اس کی شناخت کی دھجیاں بکھر جائیں گی. آئیڈینٹی آپ جانتے ہیں شناخت کو، کہ جو آپ کی انڈیویجویلٹی ہے اسے شناخت کہا جاتا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سبق میں اس پہ بحث کی گئی ہے کہ شناخت ہے کیا، یہ فارم کیسے ہوتی ہے اور کیا یہ فکسڈ ہے یا فلوئڈ ہے. ایٹ اینی مومنٹ، مومنٹ کہتے ہیں انسٹینٹ کو، کسی بھی لمحے. دا مارشین ایئر مائٹ ڈرا ہز سول فرام ہم. کہ مریخی ہوا اس کے جسم کو روح سے نکال سکتی، اس کے جسم سے روح کو نکال سکتی تھی. ایز میرو کمز فرام اے وائٹ بون. میرو کہتے ہیں فلیشی پارٹ کو، یا اے سافٹ سبسٹینس دیٹ فلز دا ہالو پارٹس آف اے بون. کہ جو ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے اسے میرو کہا جاتا ہے، اور ایسی ہڈی کو میرو بون بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں جو ہے میرو موجود ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسے ہم کھاتے ہیں، اسے مک کہا جاتا ہے مقامی زبان میں. اسے لگا کہ مریخی ہوا اس کے جسم سے روح کو ایسے نکال سکتی تھی جیسے سفید ہڈی سے گودا نکلتا ہے. کہ یہ اس نے کیا ہے بطور سمیلی یا تشبیہ جو ہے استعمال کیا ہے کہ اتنی صفائی سے اسے ایسے لگتا تھا کہ وہ مٹ جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. He felt submerged in a chemical. Submerged کہتے ہیں to be drowned یا to go under the surface of water or liquid, یا immerse کہہ لیں. اسے لگا کہ وہ کسی کیمیائی مادے میں ڈوبا ہوا ہے. That could dissolve his intellect. Dissolve to remove کہہ لیں یا destroy کہہ لیں، تباہ کر دینا، ہٹا دینا، تحلیل کر دینا. انٹلیکٹ کہتے ہیں مینٹل پارٹس کو، ذہنی صلاحیتیں کہہ لیں. And burn away his past. burn away کہتے ہیں جلا دینا، اور past کہتے ہیں ماضی کو. تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہسٹری اور میموری کو بھی کویسچن کیا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے ہماری شناخت کو بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. کہ اس نے خود کو ایسے کیمیائی مادے میں ڈوبا ہوا محسوس کیا جو اس کی ذہنی صلاحیتوں کو تحلیل کر سکتا تھا اور اس کے ماضی کو جلا کے راکھ. مطلب ان شارٹ اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہیری کیا ہے، وہ نہایت ہی ڈسٹربڈ ہے. ہی از ill at ease. He wants to go back instantly. کہ وہ فوری طور پہ واپس جانا چاہتا ہے. He doesn't want to spend time on Mars. وہ مریخ پہ نہیں رہنا چاہتا because he thinks that living on Mars would change him completely. کہ مریخ پہ رہنے سے اس کی شناخت کیا ہے وہ مٹ جائے گی یا وہ تبدیل ہو جائے گا، اور وہ ہر قیمت پہ اپنی شناخت کو انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے، قائم رکھنا چاہتا ہے. Now let's go to the next slide. They looked at the Martian hills.
उन्होंने मरीखी पहाड़ों पे निगाह डाली. द टाइम हैड वॉन विद द क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स. वॉन कहते हैं इस्तेमाल की वजह से पुराना हो जाना. क्रश कहते हैं वैसे कुचल देना, तबाह कर देना. और प्रेशर कहते हैं स्ट्रेस को, दबाव को. कि उसने मरीखी पहाड़ों पे निगाह डाली जो गर्दिश दौरा का शिकार थे, या इम्तदाद ज़माना का शिकार थे, या वक्त की शिकस्त व रीख्त का शिकार थे, जो भी कह लें. दे सा द ओल्ड सिटीज़. उन्होंने पुराने शहरों पे निगाह डाली. लास्ट इन देयर मैडोज़. जो चरागाहों में गुम थे. lying like children's delicate bones among the blowing lakes of grass. कि वो घास की लहलहाती झीलों में बच्चों की नर्मो नाज़िक हड्डियों की तरह पड़े थे. कि वहाँ पे पुरानी सिविलाइजेशन के रिमेन्स थे या खंडरात थे. तो हैरी जो है उन्हें देख रहा था. Chin up, Harry, said his wife. कि उसकी बीवी ने कहा हौसला करो. Chin up क्लूकियल एक्सप्रेशन है, आप इनकरेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बोलचाल के दौरान. कि उसकी बीवी ने उसके ख्यालात का सिलसिला जो है वो तोड़ा ये कहकर कि हैरी हौसला करो, इट्स टू लेट. कि अब तो बहुत देर हो चुकी है. We've come over 60 million miles. कि हमने तो 60 मिलियन मील सफ़र तय कर लिया है. The children with their yellow hair hollered at the deep dome of the Martian sky. Holler कहते हैं to yell या to cry at the top of your voice, के चीखना चिल्लाना. Dome कहते हैं hemispherical top को, जिसे हम आसमान कहते हैं, क्योंकि आसमान भी क्या है, वो महराब की शक्ल में है, निस्फ कुर्रा है. कि जर्द बालों वाले बच्चों ने मरीखी आसमान को सर पे उठा लिया. कि बच्चे क्या हैं, वो खेल कूद में मगन हो गए. कि उनके लिए जो है मरीख पे आना कोई ख़ास मसला नहीं था. हैरी जो है उसके लिए ये विबाल जान था. कि आपने उसके एहसासात पढ़े कि उसे कदम कदम पे यही लग रहा था कि वो मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं बचेगा. देयर वॉज नो आंसर. मगर उनकी चीखो पुकार का कोई जवाब नहीं था. बट द रेसिंग हिस द विंड. हिस कहते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक साउंड है हवा की, सरसराहट जिसे कहा जाता, थ्रू द स्टिफ ग्रास. कि हवा की सरसराहट के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी. कि हर तरफ फू का आलम था, वीरानी छाई हुई थी. और ये वीरानी जो है वो हैरी को काट खाने को दौड़ रही थी, इसलिए वो हर कीमत पे वापस जाना चाहता था. He picked up the luggage in his cold hands. कि उसने सर्द हाथों से सामान उठाया. लगेज कहते हैं बिलोंगिंग्स को, पोजेशंस को, सामान को. Here we go, he said. उसने कहा चलो चलते हैं. A man standing on the edge of a sea, ready to wade in to roll in and be drowned. Drown कहते हैं जानदार चीज़ का डूब जाना. कि उसके एहसासात उस शख्स की तरह थे जो समंदर किनारे खड़ा ख़ुदकुशी के मुतालिक सोच रहा था. मतलब उसके नज़दीक मरीख पे रहना सरीहन ख़ुदकुशी के मुतरादिफ था. मगर फिर उसने फ़ैसला कर लिया कि चलें उस आबादी की तरफ चलते हैं जो इंसानों को आबाद करने के लिए मरीख पे बनाई गई थी. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. दे वॉक्ड इनटू टाउन. वो उस कस्बे की तरफ चले गए. देयर नेम्स वर बिटरिंग. कि उनका नाम था बिटरिंग. हैरी एंड हिज वाइफ कोरा. कि बिटरिंग फैमिली थी, हैरी और उसकी बीवी कोरा. डैन, लॉरा एंड डेविड. कि डैन, लारा और डेविड ये उनके बच्चे थे. कि डैन और डेविड जो है वो बेटे थे और लारा उनकी बेटी थी. अब यहाँ पे आके नाम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है. शायद राइटर ये दिखाना चाह रहा है कि यूनिवर्सल फीलिंग्स हैं कि जब भी आप नई जगह पे जाएंगे या आपको नई शनाख्त जो है वो अपनानी पड़ेगी तो आप इसी तरह के एहसासात से गुजरेंगे. दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज. उन्होंने एक कॉटेज बनाया एंड हैड गुड ब्रेकफास्ट देयर. और खूब डट के नाश्ता किया. बट द फियर वॉज नेवर गॉन. कि उनके जहनों से वो खौफ रुखसत नहीं हुआ. किस चीज़ का खौफ? अपनी शनाख्त के मिट जाने का. इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसेस बिटरिंग अ थर्ड अनबिडन पार्टनर. अनबिडन कहते हैं अनइनवाइटेड को, बिन बुलाया कह लें. एट एवरी मिडनाइट टॉक. मिडनाइट टॉक व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप. कि सोते वक्त.
एट एवरी डॉन अवेकनिंग, डॉन कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग और अवेकन कहते हैं टू गेट अप, बेदार होना। तो इसकी बामुहावरा उर्दू ट्रांसलेशन होगी कि खौफ जो है एक बिन बुलाए मेहमान की तरह हर रात सोते हुए और हर सुबह जागते हुए उनके ज़हनों पर मुसल्लत रहता था कि वो इस खौफ से बाहर नहीं आ पाए थे कि उनका क्या बनेगा। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, ही सेड्स। हैरी कहने लगा कि मैं ख़ुद को नमक की कलम की तरह महसूस करता हूँ। नमक की कलमें बनती हैं, क्रिस्टलाइजेशन जिसे कहा जाता है। इन अ माउंटेन स्ट्रीम, माउंटेन स्ट्रीम कहते हैं ब्रूक को, पहाड़ी नदी को। बीइंग वॉश्ड अवे, हैरी ने कहा कि मैं ख़ुद को नमक के कलम की तरह महसूस करता हूँ जो पहाड़ी नदी में पड़ी घुलती जा रही हो। वी डोंट बिलोंग हियर, कि हमारा ज़मीन से ताल्लुक़ है या हमारा मरीख से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वी आर अर्थ पीपल, हम तो ज़मीन के रहने वाले हैं। दिस इज़ मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियंस, कि ये तो मरीखियों के लिए है। फॉर हेवन से कोरा लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम, कि खुदा के लिए कोरा घर वापसी की टिकटें ख़रीदते हैं। कि ये फिर हैरी के एहसासात हैं कि उसे ऐसे लगता है वो मिटता जा रहा है। और ये जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है कि हम ज़मीन के रहने वाले हैं इसलिए हमारा मरीख से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसी तरह से जब भी हम ख़ुद को दूसरों से मुख्तलिफ साबित करने की कोशिश करते हैं या अपनी शनाख्त या तशख़्ख़ुस को साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम इसी तरह से जो है आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे इन्हीं इश्यूज़ पे बात की जाएगी कि शनाख्त है क्या। जैसे वो ये कह रहा है कि शनाख्त क्या है उसकी, कि वो ज़मीन का रहने वाला है इसलिए उसे मरीख पर नहीं रहना चाहिए, या वो मरीख पर रहने वालों से मुख्तलिफ है, इसे अदरिंग कहा जाता। बट शी ओनली शुक हर हेड, कि बीवी ने नफ़ी में सर हिला दिया। वन डे द एटम बम विल फिक्स द अर्थ, फिक्स कहते हैं टू डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना। उसने कहा कि एक दिन एटम बम दुनिया को तबाह कर देंगे। ये भी हमने बात की थी ना कि यहाँ पे जो एटमी जंग का ख़तरा हमारे सर पर मंडला रहा है उसका भी तज़किरा है। और हमें कहा जा रहा है या हमें ये बताया जा रहा है कि हमें जो है इस एटमी जंग के ख़तरे को टालना है, कि हमें अमन के लिए कोशिश करनी है। देन वी विल बी सेफ हियर। उसकी बीवी ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी कि एक दिन एटम बम ज़मीन को तबाह कर देंगे और तब हम यहाँ पे महफूज रहेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।